हे गाइस, गुड इवनिंग। सो ये वाले वीडियो में हम लोग कुछ चार बड़े बैंक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। अब देखिए, द पॉइंट इसके लिए ये सारे बैंक्स का जो भी ग्रोथ रेट होता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसे बैंकों को मैं अपने पोर्टफोलियो में डालता भी नहीं हूँ, बिकॉज इतने बड़े साइज हो गया है, उस रेट से कभी ग्रो नहीं कर पाता है ना। ये सब आपका इंडेक्स इन्वेस्टिंग के लिए, वो सब के लिए ठीक है, या फिर से आपको अगर एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, लेट से 10-15% का रिटर्न चाहिए ऑन अ पोर्टफोलियो, तब आप ये ऐसे बैंक्स में रख सकते हो। और ऐसे बैंक्स में आपने देखे भी हो कि लाइक ऐसे बैंक्स बहुत सेफ होते हैं, अच्छे होते हैं। सो बट देन अगेन, हैविंग सेड दैट, अगर आप एक एक्टिव इन्वेस्टर हो, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ हाई पेस ऑफ ग्रोथ इन द मार्केट, तो ये सारे बैंक्स आपको ज्यादा पैसा बना के देगा नहीं। ठीक है, सो चलिए, लेकिन हैविंग सेड दैट, हमें ये सारे बैंक्स के बारे में पढ़नी लिखनी क्यों है? बिकॉज अगर आप बड़े बैंक्स के बारे में नहीं पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि लाइक बैंकिंग सेक्टर में एक तो क्या हो रहा है और दूसरा इकोनॉमी में क्या हो रहा है ना। बिकॉज एक बैंक अगर आप देखोगे लाइक एसबीआई और एचडीएफसी, वो पूरे कंट्री में हर सेक्टर में लोन देते हैं, है ना। सो द पॉइंट इज के लिए यहाँ पे बहुत क्रिटिकल होते हैं हमें जानने के लिए, लेट से एसएमई स्पेस में क्या हो रहा है, थ्रू द वर्ड्स ऑफ लेट से आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। माइक्रो फाइनेंस में क्या हो रहा है, आपका कमर्शियल व्हीकल में क्या हो रहा है, मॉर्गेज में क्या हो रहा है। तो जब बड़े प्लेयर्स जब जो कमेंट्री डाल देते हैं इन द सब सेगमेंट्स, राइट, तो जब आप उनका लेट से फॉर एग्जांपल कोई एक छोटे एनबीएफसी को भी ट्रैक करते हो जो पर्टिकुलर एक स्पेस में लेट से उसका मेजॉरिटी बुक है, देन यू कैन एक्चुअली बिल्ड योर एनालिसिस ऑन दैट, बिल्ड योर थीसिस ऑन दैट। तो बात यहीं पे है कि लिए कोई भी सेक्टर का आपको सेक्टर लीडिंग कंपनीज के तो कॉन कॉल्स पढ़ना ही है। सेक्टर लीडिंग मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट बट इन टर्म्स ऑफ साइज। ठीक है, सो से फॉर एग्जांपल आज पेंट सेक्टर में क्या हो रहा है, उसके लिए एशियन पेंट्स पढ़ना पड़ेगा, स्टील के लिए टाटा स्टील पढ़ना पड़ेगा, सीमेंट के लिए आप ये अदानी सीमेंट पढ़ लो। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, इसके लिए कोई भी सेक्टर हो, उसका सबसे पहले आपका काम है कि लाइक जो सबसे बड़ा कंपनी है, राइट, उसका कॉन कॉल सुनो, उसका मैनेजमेंट क्या बोल रहा है। शायद वो कंपनी में आपको पैसा डालनी नहीं है, बिकॉज इफ यू आर इन योर 20s एंड 30s एंड 40s, ये सब एचडीएफसी में और ये सब आपका बोलो, ये सब आपके एशियन पेंट्स में डाल के ज्यादा क्या ही बनने वाला है। ठीक है, लेकिन इनका आपको सुननी है, बिकॉज वही स्पेस में शायद एक छोटे माइक्रो कैप या फिर एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप कंपनी में आप बहुत पैसे बना सकते हो, राइट। बट उसके लिए आपको पता होनी चाहिए कि सेक्टर का माहौल क्या है, राइट। तो इसीलिए हम इस पे ये वाले वीडियो में हमको ये जो चार बड़े बैंक्स है, इनके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे कि इनके मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्या क्या चीजें बताया। और मेरा काम तो ये है कि लाइक सबको एकदम सजा के एकदम एकदम ठीक ठाक से सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने रखना, राइट। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये हो रहा है कि हम थोड़ा बिग पिक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, राइट, देन विल टॉक अबाउट द इंडिविजुअल कंडीशंस ऑफ द बैंक्स। तो पहले बिग पिक्चर का सबसे बड़ी बात क्या हो रहा है, आपको तो पता ही होगा, पिछले कुछ महीनों में 2 बार रेपो रेट कट हुआ है। ठीक है, और ये रेपो रेट तभी कट होता है जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम हो जाती है। मतलब हमारे अभी सीपीआई का जो डेटा आ रहा है वो 4% के आसपास आ रहा है। सो इन्फ्लेशन एकदम मॉडरेट है, कंट्रोल में है। दूसरे साइड में एक और चीज अच्छी बात है फॉर आवर इन्फ्लेशन नंबर्स इज कि इस बार का जो मॉनसून का प्रेडिक्शन भी बहुत अच्छा है, और यहाँ पे फार्म इनकम बढ़ने का और चांसेस है, राइट। और जितना मॉनसून अच्छा होगा उतना आप देखोगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का प्राइसेस भी कंट्रोल रहेगा। सो गोइंग फॉरवर्ड ये सीपीआई का नंबर और कम होगा, मतलब और बेटर हो सकता है। इसी वजह से ही तो आरबीआई ने 2 बार रेट कट किया है, और ये बैंक्स, बड़े बैंक्स वाले ये भी बोल रहे हैं कि शायद आगे जाके 1-2 और रेट कट हो सकता है इन द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ 2025। अब जब रेट कट होता है, इसका नतीजा क्या होता है? ठीक है, अब यहां पे एक बात आपको समझ में आना चाहिए कि लाइक यहाँ पे मैं आपको डिटेल में इतना कंफ्यूज नहीं करूंगा कि फिक्स्ड लोन बुक क्या है, एमसीएलआर बुक, रेपो बुक एंड ऑल दैट। वो सब के लिए आप मेरा वो फाइनेंशियल सेक्टर का वर्कशॉप ले लो, ठीक है। उसका मैं डिटेल्स भी डाल दूंगा, रजिस्ट्रेशन लिंक। अगर आप वो देख चुके हो तो तब तो आपके लिए बहुत सिंपल ही है, और अगर नहीं लिए तो मैं चाहूंगा कि वो वर्कशॉप आप ले लेना, बिकॉज उसमें आपको पूरा ये बैंकिंग समझ में आ जाएगा कि कैसे पैसे बनाते हैं, कहाँ से पैसे उठाते हैं, कहाँ कहाँ लेंड करते हैं, सारा ये जो पैरामीटर्स है, फिर आपके जो कॉम्प्लेक्स जार्गन्स है, सब सिंप्लीफाइड करके आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ वो वर्कशॉप किया है। सो एनी विच वे द पॉइंट इज, यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई रेट इंक्रीज होता है या रेट कट होता है, तो उसका इमीडिएट असर पड़ता है आपके लोन बुक पे, समझ में आ रहा है। लेकिन आपका जो डिपॉजिट बुक होता है कोई भी फाइनेंशियल का, उस पर असर पड़ने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, बिकॉज वहां पे आपका कस्टमर्स का टर्म डिपॉजिट रेट्स वो एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ है। तो लॉजिकली सोचिए 2 साल पहले क्या हुआ था, जब हमारा रेट्स बढ़ रहा था, आपने देखा होगा ये सारे बैंक्स का, लेकिन अब ये बड़े छोटे मिड साइज बैंक्स
सबका मार्जिन एक्सपेंशन थोड़ा थोड़ा करके हुआ था। क्यों? बिकॉज जब रेट हाइक हुआ था, बैंक्स ने क्या किया था, अपना लोन्स का रेट बढ़ा दिया था, लेकिन डिपॉजिट का रेट तब नहीं बढ़ा था, एंड दे गॉट अ टेम्पोररी नीम का एक्सपेंशन। लेकिन बाद में जाके आपने ये भी देखा होगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कॉट अप और अल्टीमेटली जाके नीम स्टेबलाइज ही हो गया। तो अभी ये जो सीन है कि जो रेट कट हो रहा है, अब इमीडिएटली बताओ क्या होगा? इमीडिएटली क्या होगा, ये बैंक्स क्या कर रहा है, अपना जो रेट्स है, मतलब जो लेंडिंग यील्ड्स है, वो यील्ड को घटा रहा है, ठीक है। स्पेशली इफ यू आर इन द रेपो रेट, मतलब जो पार्ट ऑफ द बुक इज पार्ट ऑफ रेपो रेट, तो वो उसको तो आप डायरेक्टली, बिकॉज दैट इज मार्केट लिंक ना, तो आपको वो घटाना पड़ेगा। सो इन द टेम्पोररी पीरियड, मतलब लेट्स से 1-2 क्वार्टर आगे आप देख सकते हो बैंक्स का थोड़ा सा निम्स पे कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। अब निम्स पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आरओई पे भी थोड़ा सा प्रेशर आएगा, समझ में आ रहा है? लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आप देखोगे कि धीरे धीरे करके बैंक्स भी अपना सेविंग्स रेट घटा देगा, टर्म डिपॉजिट का रेट घटा देगा, तो निम्स आगे जाके स्टेबलाइज ही हो जाएगा। तो बहुत लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं कि रेट्स कट हो रहा है तो क्या निम्स पे कितना प्रेशर होगा, रेट्स बढ़ रहा है तो आरओई कितना बढ़ेगा। द पॉइंट इज उतना डायरेक्ट आप कोरिलेट भी नहीं कर सकते हो, 1-to-1 रिलेशन नहीं है। बिकॉज सोचिए ना, आज आपके बैंक्स में कितने सारे प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हो जिसमें यील्ड अलग है, माइक्रो फाइनेंस का यील्ड कुछ अलग, होम लोन्स का यील्ड अलग, व्हीकल फाइनेंस का यील्ड अलग, गोल्ड लोन का यील्ड अलग। सो बेसिकली क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स का भी जो चेंजेस होता जाता है, जैसे आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 साल में ये माइक्रो फाइनेंस एंड अनसिक्योर्ड बुक में इतने प्रॉब्लम्स हुआ, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, ये जो सारे बड़े बैंक्स हो या छोटे एनबीएफसीज हो, वो लोग भी ये वाले स्पेस में उतना बुलिश नहीं बन पा रहे। अब क्या हो रहा है कि अगर आपने अनसिक्योर्ड क्रेडिट पे उतना बुलिश नहीं हो पा रहे हो, सिक्योर्ड क्रेडिट पे जा रहे हो, देन यू कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन यील्ड ना टू ग्रो द बुक, गॉट इट। सो बेसिकली क्या मैं बोलने का कोशिश करता हूं, मतलब कर रहा हूं अभी, कि फॉर द नेक्स्ट 1-2-3 क्वार्टर्स ये सिचुएशन और भी थोड़ा बहुत, बिकॉज अभी भी ये माइक्रो फाइनेंस का प्रॉब्लम तो चल ही रहे, पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड में भी ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहे, बिकॉज कोई भी बैंक अगर आप देख लोगे वो अपना पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड के बुक के ग्रोथ रेट को भी घटा रहे। तो एक तरफ अगर लेट से ये रेट कट में आपका अगर यील्ड भी घट रहा है, दूसरे साइड में लेट से कोई बड़ा बैंक लेट से वो अपना ये अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक को बढ़ा नहीं पा रहा है, तो उसका और भी ज्यादा निम्स में प्रेशर आएगा और भी आरओई में प्रेशर आएगा, समझ में आ रहा है? सो बेसिकली यही मतलब आई गेस 2 मेन पॉइंटर्स है जो मुझे डिस्कस करना था। एक और पॉइंट है कि ये जो यूएस टैरिफ वगैरह का सीन हो रहा है, ठीक है, ये जो टैरिफ लगा रहा है, अब क्या होगा? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब बैंकों के साथ रिश्ता किसका है? कॉर्पोरेट्स के साथ, राइट? बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स अपना डिपॉजिट्स करते हैं बैंक्स के साथ, तो ये कॉर्पोरेट्स का भी एक्सपोर्ट डिवीजन होता है। तो बेसिकली पॉइंट यहाँ पे आता है कि सोचो अगर ये यूएस टैरिफ का ये जो सीन है आगे जाके कुछ बिगड़ जाता है, डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कर दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और अगर ये कॉर्पोरेट्स का हालत खराब हो गया तो वो तो ये बैंकों से पैसा निकाल लेगा, समझ में आ रहा है? जो लेट से आज बैंक्स इतने कॉर्पोरेट्स का पैसा मतलब रखते हैं इन टर्म्स ऑफ लिक्विड फंड्स बोलो या एंड ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट्स के साथ इनका तो और भी बहुत सारे रिश्ता होते हैं, है ना? कॉर्पोरेट्स अपने बल्क डिपॉजिट्स करते हैं, फिर कॉर्पोरेट्स को ये बुटीक प्रोडक्ट्स देते हैं फॉर देयर एम्प्लॉयज एंड एवरीथिंग। तो कॉर्पोरेट्स का अगर हालत खराब हो जाता है तो उससे क्या होगा, जो कॉर्पोरेट के साथ जिस बैंक के साथ टाई अप है इंडिया में, राइट, उस बैंक का भी हालत खराब होगा, उस बैंक का भी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ में इफेक्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे जितने सारे बैंकों का मैंने कॉन कॉल अभी तक सुना, किसी ने ये नहीं बोला कि ये टैरिफ के वजह से हमारे इंडिया में कोई प्रॉब्लम होने वाला है। द ओनली रिस्क इसके लिए क्या हो सकता है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी और इस टैरिफ के चक्कर में शायद इंडिया का जो एक्सपोर्ट कंपनीज है उनका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। बट ये बहुत ही एक जनरल स्टेटमेंट है ना, मतलब वो भी डिपेंड करेगा कौन से सेगमेंट में एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन से कंट्री में कर रहा है एंड ऑल दैट। लेकिन अगर आप कॉन कॉल सुनोगे, जैसे मेरा काम है यहाँ पे मतलब सब चीजों को सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने रखना, कोई बैंक से प्रेशर नहीं ले रहा है बिकॉज ऑफ यूएस टैरिफ चेंजेस एंड ऑल दैट, ठीक है। सो ये हो गया बात। अब हम चारों बैंक्स का बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं ग्रोथ वोथ का बात नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि देखो अब मैं क्या बात करूं, एचडीएफसी बैंक का 8-7% का ग्रोथ, आईसीआईसीआई बैंक का 13% का ग्रोथ, कोटक बैंक का 14% का ग्रोथ और आपका एसबीआई का कुछ 12-11% का ग्रोथ, ठीक है। मतलब यहाँ पे ग्रोथ है नहीं, ठीक है। और बात यहाँ पे आता है कि सबका एसेट क्वालिटी अच्छा है लेकिन किसी में ग्रोथ नहीं है। ये कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि स्टॉक गिरेगा नहीं लेकिन उतना बढ़ेगा भी नहीं, समझ में आ रहा है। अगर एसेट क्वालिटी खराब होता है ना, आप देखोगे कि जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में जो स्टॉक्स आधे आधे हो गया, ये जो एनबीएफसीज में बहुत सारे कंपनीज में, क्यों? बिकॉज उन सबका मतलब इफ यू लुक एट से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, आप देखोगे स्टॉक 70% गिर गया। फिर आप देखोगे ये क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण स्टॉक 50% गिर गया। ये क्यों हुआ? बिकॉज उनका एसेट
क्वालिटी खराब हुआ, राइट। जब एसेट क्वालिटी खराब होता है, कलेक्शन बकेट्स में प्रॉब्लम्स आती है, प्रोविजन इतना ज्यादा करना पड़ता है कि भाई तुम्हें लॉस दिखाना पड़ता है, राइट। तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये प्रॉब्लम्स में क्या होती है कि तुम्हारा अगर एसेट क्वालिटी खराब होता है तो स्टॉक एकदम छलांग लगा देता है। लेकिन अगर तुम्हारा एसेट क्वालिटी ठीक है लेकिन बिजनेस में ग्रोथ नहीं है तो प्रॉब्लम यही पे आएगा कि लाइक स्टॉक पैसा भी नहीं बनाएगा। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक में देख लो, कोटक महिंद्रा बैंक में आई थिंक उनका एसेट क्वालिटी तो कभी मैंने खराब देखा ही नहीं। इवन अभी भी उनका बेस्ट इन क्लास एसेट क्वालिटी है, जीएनपीए, एनएनपीए, कलेक्शन एफिशिएंसी सब कुछ ठीक है। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक पहले जो 18-20% से ग्रो करने वाला बैंक था, अभी वो 12-14-15% के रेंज में ग्रो कर रहा है। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली क्या है, तुम्हारा पेस ऑफ लोन बुक का ग्रोथ घट गया। दूसरे साइड में जो मैंने ये चीज बोला कि कोटक में जो उनका जो ऐप था 811 का, कोटक 811 का, उस पे बैन लगवा दिया था। बैन मतलब नॉट परमानेंट बैन, वो टेम्पोररी बैन जिसको एम्बार्गो बोलते हैं, है ना, आरबीआई ने लगवा दिया था बिकॉज ऐप इतना क्रैश कर रहा था। सो उससे क्या हुआ, वो अपना क्रेडिट कार्ड्स भी नया कस्टमर को बेच नहीं पाया। समझ में आ रहा है? और तीसरे साइड क्या हुआ, कोटक का माइक्रो फाइनेंस पे भी प्रॉब्लम आया, लाइक पूरी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आया। इससे क्या हुआ, कोटक का अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक वेंट डाउन, ठीक है। कुछ 11.5% ऑफ द बुक था, अभी 10% के आसपास हो गया एज ए रिजल्ट ऑफ क्या। और मैंने क्या बोला था आपको ऑलरेडी, अनसिक्योर्ड बुक में बैंक ज्यादा कमाता है, राइट। तो यहां पे क्या हुआ, सिक्योर्ड जगह में ज्यादा लोन्स दिया जहां पे यील्ड कमाया, और टोटल और अनसिक्योर्ड में कम लोन्स दिया। तो मतलब क्या है, बैंक का इनकम का उतना ग्रोथ नहीं हुआ जितना लोन बुक का ग्रोथ हुआ। एंड उसके साथ साथ क्या है, आप देख सकते हो कि अभी कोटक बैंक का अभी नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5% के नीचे आ गया। इससे पहले मैंने कभी कोटक बैंक का 5 के नीचे परसेंटेज नहीं देखा। इस बार मतलब क्या है, मार्जिन घटा और लोन बुक का पेस भी घट गया, और ओवरऑल फिर क्या है, फिर आपका आरओई भी घट गया। पिछले 3 साल में अगर आप कंसोलिडेटेड आरओई देखोगे कोटक बैंक का, वो सिर्फ नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। सो ऐसे सिचुएशन में इफ ऑल द पैरामीटर्स आर डायरेक्शनली मूविंग साउथ, इसका मतलब क्या है, वो स्टॉक पैसा नहीं बना। इसलिए कोटक बैंक का स्टॉक पैसा नहीं बनाते, इवन दो दे हैव बेस्ट इन क्वालिटी एसेट क्लास। तो बात यही पे आता है। तो सॉरी मैंने उल्टा बोला ना, बेस्ट इन क्लास एसेट क्वालिटी। सो बात यहां पे आता है कि सिर्फ एसेट क्वालिटी देखने के बाद हमें ग्रोथ का भी पैरामीटर्स देखना पड़ेगा। और अगर पेस ऑफ ग्रोथ घट रहा है, आरओई नीचे की तरफ जा रहा है, मार्जिन नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो स्टॉक पैसा नहीं बनाता। ये सेम स्टोरी एचडीएफसी बैंक का भी है। मर्जर से पहले 20-22-25% के रेंज से ग्रो करता था। अब आप देखोगे मर्जर के बाद वो कुछ 7-8% से लोन बुक को ग्रो कर रहे हैं। अब हाँ, बैंक का क्या फंडा है, जब ये मर्जर हुआ ना तो उनका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कुछ 110% के आसपास हो गया था। अब बैंक का कहना क्या है, बिकॉज अगर आप ये आरबीआई रेगुलेटरी नॉर्म्स देखोगे, द क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो कितना 90% या उसके नीचे होना चाहिए, तब जाके आरबीआई को मतलब लगेगा हाँ भाई बैंक में सब कुछ ठीक चल रहा है। तो 105% से 90% के नीचे लाने के लिए एचडीएफसी बैंक आप देख रहे हो क्या कर रहे हैं कि डिपॉजिट बुक को तो 13-14-15% से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन द लोन बुक इज ग्रोइंग एट 7-8%। और ये ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये यहां पे मैं देखता हूं बहुत लोग मुझे आके यहां पे बताता है कि आगे जाके तो लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ेगा। देखो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बैंक का मैनेजमेंट बोल रहा है कि उन्होंने क्या बोला, FY25 में हम लोग जो सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ है, राइट, उससे नीचे ग्रो करेंगे। FY26 में हम लोग सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ जो भी होगा 12-13% एट पार उसका करेंगे। और FY27 में जाके मतलब 2 साल बाद जाके हम लोग सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ से थोड़ा सा ज्यादा ग्रो करेंगे। लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ, वुड यू वांट टू बी इंटरेस्टेड इन अ फाइनेंशियल जो आज 8-9% से ग्रो कर रहा है, जो आज 2-3 साल बाद जब उसका बैलेंस शीट और बड़ा हो जाएगा, वो लेट से अगर 12% भी 13% भी कर दे तो क्या पैसा बना लोगे? समझ में आ रहा है? अगर मैं देखता कि हाँ भाई तुम्हारा 8-9% आज है और कल लेट से तुम 25% 30% में वापस जा सकते हो, तब जाके मैं इंटरेस्टेड होता ना स्टॉक में। लेकिन इसीलिए आप देखोगे एचडीएफसी का बैंक का स्टॉक इसीलिए नहीं चलता है, बिकॉज मार्केट को भी पता है कि आगे जाके भाई ये कितना ही कर लेगा, 13-14-15% का ही करेगा। बिकॉज इतना बड़ा मर्जर होने के बाद जब आपका ये 20-25-30 लाख करोड़ के आसपास का लोन बुक बन रहा है, यू कांट एक्सपेक्ट टू ग्रो एट 20%, है ना, यू कांट। सो बेसिकली क्या होता है ना, ये स्टॉक्स चीपर होते दिखता है, ठीक है। बट यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को समझ नहीं आता है कि स्टॉक चीप इसलिए हो रहा है बिकॉज बिजनेस का पेस ऑफ लोन बुक का ग्रोथ घट रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वही बात है, उनका वही कहना है कि लाइक हम अपने आरओए को 2% से बढ़ाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, मतलब आरओए 2% रहेगा, सॉरी। और उसके साथ साथ वही है, एचडीएफसी बैंक अगर मैं रिटेल पार्ट ऑफ द बुक देखूं तो 9-10% से ग्रो किया है। ज्यादा कुछ है ही नहीं बोलने लायक ग्रोथ के एंगल से, ठीक है। मतलब एसेट क्वालिटी बहुत अच्छा है लेकिन ग्रोथ नहीं है यहाँ पे। और अगर आप ये बता रहे हो ना कि लाइक 2 साल के बाद 3 साल के बाद हम लोग सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ से थोड़ा बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे,
मतलब हाउ इज दैट अट्रैक्टिव फॉर अ पर्सन जिसको लेट से फॉर एग्जांपल बड़ा पैसा बनाना हो मार्केट में, राइट? तो इसीलिए मैं एचडीएफसी बैंक का क्रिटिक, और आज से नहीं पिछले 2 साल से हूं, ठीक है? आप कोई भी मेरा पुराना वीडियो देख लोगे तो मैं यही बोलते जाता हूं, क्योंकि देखिए आप मेरे साथ आके लड़ाई करके आर्गुमेंट जीत के क्या होगा? अल्टीमेटली अगर आप एचडीएफसी बैंक के इन्वेस्टर्स हो या आप कोटक बैंक का हो, आप ही पैसा नहीं बना रहे हो, बिकॉज आपको समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। आप सिर्फ देख रहे हो एसेट क्वालिटी अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, पहले आदित्यपुरी, उदय कोटक था, इतने बड़े ब्रांड्स बना लिया, लेकिन मार्केट को आगे देखना है ना, मार्केट पीछे नहीं देखता है। सो ये हो गया आपका एचडीएफसी बैंक का। अब एचडीएफसी बैंक ने ये भी बता दिया कि आगे जाके ये क्रेडिट डिपॉजिट का जो रेशियो है ये और भी कम होता जाएगा, लेकिन जिस पेस से उन्होंने घटाया दैट एंटायर रेशियो, द पेस विल कम डाउन। मतलब आगे जाके शायद आपका यही, जैसे मैंने बोला कि अभी 7-8-9% से लोन बुक ग्रो कर रहा है, आगे जाके शायद लोन बुक 10-11-12% से ग्रो करेगा, लेकिन उससे बेटर क्या ही कर पाएगा? मतलब हाँ, वही हो गया। एक और चीज, वही वाला बात बोला कि एचडीएफसी बैंक ने, आईसीआईसीआई बैंक, सबका यही कहना है कि जो ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट से यहाँ पे लोन्स देने में डिफिकल्टी हो रहा है ना, क्योंकि बड़े कॉर्पोरेट्स एंड बड़े एसएमईज में देयर इज इमेंस प्राइसिंग कंपटीशन। मतलब वहां पे अगर एक बड़ा कॉर्पोरेट है, लेट से उसका बैलेंस शीट का डीलेवरेजिंग हो चुका है और लेट से वो शहर में एक कॉर्पोरेट है, तो बड़े बड़े बैंक सब आके उनको बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए हम लोन्स देंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा पैसों की सप्लाई ज्यादा है, मतलब डिमांड से ज्यादा, तो इसलिए मतलब क्या, बैंकों को अपना 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 कॉस्ट को सॉरी अपना यील्ड घटा के लोन्स देना पड़ेगा। तो एचडीएफसी बैंक का भी वही कहना है कि लाइक ये सब क्या बोलते हैं, ये सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट, इसलिए आप देखोगे उनका कॉर्पोरेट का बुक भी आई थिंक थोड़ा बहुत डिग्री ये हो गया। दूसरा चीज ये है कि लाइक उनका, अगर मैं सब्सिडियरी का बात करूं एचडीएफसी बैंक का, एचडीबी फाइनेंशियल्स का अभी थोड़ा बहुत सिचुएशन इंप्रूव हुआ, लेकिन अभी भी बिकॉज वो तो माइक्रो फाइनेंस और एमएसएमई का सेक्शन में है, तो उसका हालत अभी भी उतना कुछ ठीक नहीं है। फिर उसके बाद अगर मैं उनका एचडीएफसी लाइफ और वो सब अर्गो वगैरह का बात करूं, तो उनका प्रीमियम इनकम का ग्रोथ कुछ 16-18% से है। सो ओवरऑल वही है, बहुत ही टेपिड सा एक बैंक है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। लेकिन मेरा काम, जैसे मैं बता रहा हूँ कि एचडीएफसी बैंक का मैनेजमेंट जो जो चीजें बता रहे हैं वो हमें सुनना चाहिए। सो ये हो गया बात एचडीएफसी बैंक का हो गया। हाँ, और एचडीएफसी बैंक की एक और बात बोल सकता हूँ, अभी वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ एचडीएफसी नहीं, वो कोटक बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, ये सब वही कर रहे हैं। एक तो रूरल साइड में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और एचडीएफसी बैंक अभी क्या बोल रहे हैं कि मैं तो विलेज लोगों को और ज्यादा टारगेट करूंगा, और उनको एग्री लोन्स जिनको हम देते थे उसके साथ हम ऑटो लोन, गोल्ड लोन, वो सब भी हम क्रॉस सेल करने वाले हैं। बिकॉज वही वाला पॉइंट है ना कि लाइक जब ग्रोथ की जगह नहीं होता है तो आपको फिर वही इंटीरियर्स ऑफ इंडिया में जाके पेनिट्रेशन को बढ़ा के आपको देखना पड़ता है, वरना तो लोन बुक का ग्रोथ ही पूरा चला जाएगा कल। सो ये हो गया एचडीएफसी बैंक का। अब अगर हम थोड़ा सा बात कर ले यहाँ पे, अगर हम थोड़ा सा बात कर ले आईसीआईसीआई बैंक का अगर हम बात करें, सो देखिए आईसीआईसीआई बैंक का भी सेम स्टोरी है। उनका लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ घट गया। पहले वो कुछ 18-20% से ग्रो करता था लोन बुक को, लेकिन अभी वो लोन बुक को ग्रो कर रहा है कुछ आई थिंक 12-13% से। उसका चीफ रीजन यही है कि वही उतना उसका अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक, ठीक है। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड आपने देखा होगा, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक को ट्रैक करते हो तो पहले तो वो मतलब 35-40-50% से ग्रो करता था। अभी मैं आपको बता दूं, पर्सनल लोन का बुक ग्रू 4%, क्रेडिट कार्ड का बुक ग्रू ओनली 10%। और मैनेजमेंट ने थोड़ा मतलब देखिए वो एडमिट भी किया कि यहाँ पे द अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक में थोड़ा बहुत डेलिंक्वेंसी बढ़ गया। डेलिंक्वेंसी मतलब बैड लोन्स थोड़ा बहुत बढ़ गया, ऑल्दो इट्स नॉट अलार्मिंग, ठीक है, लेकिन फिर भी बढ़ तो गया ना। और इसी वजह से बैंक ने क्या किया, अपना पूरा उस बुक को, ये दोनों पार्ट ऑफ द बुक को क्या किया, पूरा पुल किया। मतलब यहाँ पे वो उस रेट से डिसबर्स नहीं कर रहे हैं, मतलब वो ही ना 40% से ग्रो करने वाला पीएल बुक अभी 4% से ग्रो कर रहा है। और यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है गोइंग फॉरवर्ड, जितना तुम पीएल और सीसी मतलब क्रेडिट कार्ड में मतलब तुम फोकस कम करोगे, उतना तुम्हारा निम्स पे प्रेशर आएगा, राइट। बिकॉज तुम अगर बुक को ग्रो कर रहे हो और तुम ये मॉर्गेज लोन और गोल्ड लोन दे रहे हो, तो कार्ड लोन दे रहे हो, तो वहां पे यील्ड अपना पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड जैसा नहीं होता है। सो ये तो हो गया बात। और भी अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक का भी बोलूं, ये और बाकी बैंक्स का भी वही है, एसबीआई हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, कोटक बैंक हो, एचडीएफसी हो, तो इन सबका वही कहना है कि ऑटो बुक में कोई ग्रोथ नहीं। जैसे ऑटो सेक्टर में आपको पता ही है, क्योंकि ऑटो सेक्टर में ये 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, कहीं पे भी कोई ढंग का कुछ ग्रोथ नहीं है। ट्रैक्टर में आपको थोड़ा बहुत ज्यादा ग्रोथ दिख सकते हो, बिकॉज ट्रैक्टर इज कमिंग ऑफ अ वेरी लो बेस। बट स्टिल हैविंग सेड दैट, मतलब अगर आप 3-4 साल का ट्रैक्टर का डेटा देख लोगे या प्री कोविड से देखोगे तो ज्यादा ग्रोथ नहीं है। कमर्शियल इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन, और देखिए सीवी और सी स्पेस में यहाँ पे उतना ग्रोथ इसलिए नहीं आ रहा है ना, बिकॉज ये सब हीट वेव हुआ, इलेक्शंस हुआ और गवर्नमेंट केपेक्स थोड़ा बहुत कम हो गया, राइट। तो ये स्पेस में भी प्रॉब्लम्स आ गया। सो बेसिकली क्या है, बेसिकली यही सारे देखो,
इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि बड़े बैंक से आपको देखना है, बिकॉज देख रहे हो आपको यहाँ पे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, कमर्शियल व्हीकल, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, मॉर्गेज, सबको अलग अलग से ये लोग बता दे रहे हैं कि माहौल क्या है, राइट। देन यू कैन गो एंड चेक आउट लाइक से फॉर एग्जांपल कोई सीवी फाइनेंसर क्या बोल रहे हैं, राइट, एंड दे हैव टू बी इन सिंक, राइट। देन यू कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो कि जो छोटा सीवी फाइनेंसर है कि वो सच बोल रहे हैं। सो इन विच वे, तो यहाँ पे वही है। अगर मैं एसबीआई का भी देखूं तो उनका भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फेल YOY लेवल पे, फिर उनका लोन बुक ओनली 12% से बढ़ा। जो मुझे अच्छा नहीं लगा वो वही है कि देखो अब बात वही पे आता है कि कोई भी मैनेजमेंट अगर गाइडेंस घटाता है तो वो स्टॉक के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। आई रिमेंबर एसबीआई का जो नया चेयरमैन आया था तो पहले पहले आके उन्होंने ये बताया था कि हम लोग अपने लोन बुक को 15% से ग्रो करेंगे, लेकिन इस बार में वो वही बता रहे हैं कि हम 15 से ग्रो नहीं कर पाएंगे, हम लोग वही 12-13% से ग्रो करेंगे। और इसका रीजन वो वही दे रहा है कि लेकिन अगर कोई कॉर्पोरेट अकाउंट चला जाए हमसे तो शायद हम वो कॉर्पोरेट लोन्स जो हम दे रहे हैं किसी को, अगर लेट से वहां से रीपेमेंट जल्दी आ जाए या हम लोन्स आगे जाके दे नहीं पाए, सो हमारा वो 15% का जो टारगेट था वो हम शायद कवर ना कर पाए। तो उनका वही 12-13% का वो ग्रोथ का नंबर दिया। बस यही है। अब देखिए द पॉइंट इज के लाइक मतलब ये चारों बैंक्स का ही आज रखते हैं। देयर आर मेनी अदर बैंक्स, मतलब मैं तो बहुत सारे कॉन कॉल्स लाइव अटेंड किया इस बार एंड बहुत सारों का ट्रांसक्रिप्ट भी पढ़ लिया, लेकिन ये वीडियो में 4 रखते हैं। वन थिंग यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि लाइक हमारी इकोनॉमी में अभी माइक्रो फाइनेंस में तो प्रॉब्लम चल रहा है। ऑल्दो आपने एक चीज ऑब्जर्व की हो, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का प्रॉब्लम सब बॉटम आउट, ठीक है, लेकिन वही वाला पॉइंट है, बॉटम आउट होना और उसमें ग्रोथ आने में देयर इज अ डिफरेंस, गॉट इट। सो यही तो आप देखोगे ये सब क्रेडिट एक्सिस, ग्रामीण बोलो या दूसरा जो भी एमएफआई कंपनीज इन द एनबीएफसी स्पेस, वो यही बता रहे हैं कि वो अपना ग्रोथ गाइडेंस नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि भाई हमारा बॉटम आउट हो चुका है, ठीक है, बिकॉज ऑल द स्टेट्स का कलेक्शन एफिशिएंसी प्रॉब्लम से पहले जो था अभी वहां पे कम बैक हो चुका है, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ कर्नाटका बिकॉज ऑफ दैट ऑर्डिनेंस। दूसरे साइड में पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का हालत उतना अच्छा नहीं है। सारे के सारे फिनेंशियल सब देख रहे हो कि लाइक उनका पेस घट रहा है, तो वो सेगमेंट में ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, ऑटो सेगमेंट में कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ऑफ कोर्स अगर अच्छा मॉनसून हुआ तो शायद यहाँ पे ऑटो सेक्टर में कमबैक हो सकता है। ये सब मारुति और हीरो एंड इसमें देखना पड़ेगा, बिकॉज मारुति हीरो को ट्रैक और भी करते हो फॉर द एग्री इकोनॉमी, राइट। एस्कॉर्ट्स वगैरह को भी आप देख सकते हो फॉर द एग्री इकोनॉमी, बिकॉज ये सारे बिकॉज रूरल इकोनॉमी अच्छा होता है तो लोग ज्यादा ये सब बाइक्स और गाड़ी वगैरह खरीदते हैं, तो वहां से भी आप उसको देख सकते हो। एंड ऑफ कोर्स अगर आप मुझे ये बोलोगे कि लाइक अगर 4 में से अगर सिर्फ दुनिया में 4 स्टॉक्स होता उसमें मुझे एक चुनना होता तो शायद आज भी मैं आईसीआईसीआई बैंक को ही चुनता, ठीक है, बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक का बुक इज स्टिल ग्रोइंग एट 14.5% के आसपास। अगर मैं इन चारों में बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई आईसीआईसीआई बैंक का शेयर नहीं है, लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि लाइक आईसीआईसीआई बैंक एक ऐसा बैंक है जिनका प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है, ठीक है, मतलब 13-14% है। आईसीआईसीआई बैंक का निम्स उतना नहीं घटा, उनका निम्स पे भी अच्छा खासा कंट्रोल है। आरओई थोड़ा बहुत घटा है, लेकिन आरओई पे भी ज्यादा कंट्रोल है देन लेट्स से कोटक बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक दे आर ग्रोइंग एट कितना होगा आज, मतलब 13.5-14-13% के रेंज में ये लोग ग्रो कर रहे हैं। कोटक तो हमेशा ये बताता है कि वी विल ग्रो बिटवीन 1.5 टाइम्स टू 2 टाइम्स नॉमिनल जीडीपी। तो अगर हमारा नॉमिनल जीडीपी 10% से भी ग्रो करता है, सो कोटक शुड बी डूइंग 15-20% ना। तो ये सब कोटक क्या रिजल्ट ला रहा है कि लोन बुक ग्रो 13-14% से, और फिर तुम्हारा मार्जिन निम्स भी 5% के नीचे आ गया, राइट। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक वैसे करके कभी गाइडेंस देता नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स उनका भी लोन बुक का ग्रोथ रेट घटा, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया ना, पहले वो 20% के आसपास से वो ग्रो करता था, अभी वो कुछ 13-14% से कर रहा है। तो चारों में से आज भी मुझे आईसीआईसीआई बैंक बेटर लगती है, लेकिन सिर्फ ऐसे बोलने के लिए मैंने बोला, कोई रिकमेंडेशन की तरह मत लेना। इन चारों में से मुझे किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये सब 7% और 10% और 12-13% के इंजन में से, मतलब मैं पोर्टफोलियो में डालता भी नहीं हूँ। बाय द वे यही तो पॉइंट है कि जो अगला जो पोर्टफोलियो एनालिसिस का जो हमारा वर्कशॉप आने वाला है, जो 1 डे लाइव वर्कशॉप आने वाला है जून 7 को, वो आप रजिस्टर कर लेना। उस दिन मैं आपको पूरा अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा FY25 के बाद, मतलब ये सारे जो एडिशन सब्सट्रैक्शन सब कुछ करने के बाद जो मेरा अभी नेट पोर्टफोलियो बन रहा है, ये पूरे मैं 7 जून को आप सबके साथ शेयर करूंगा, उसका रैशनल शेयर करूंगा। तो बहुत मजा आएगा, मतलब इफ यू वांट अ सेशन ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग्स ऑन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट,
तो उस दिन आपको पक्का तो ज्वाइन करनी ही है, ठीक है। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं कोई फिनेंशियल, मेरे पास 2-3 फिनेंशियल नेम्स है, उस दिन ही बता दूंगा, तो आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे मैं कल भी बताया, रिकमेंडेशन की तरह कुछ भी लोगे तो आप कभी कुछ सीखोगे नहीं, लेकिन आपको समझ में आएगा कि वो फिनेंशियल्स को मैं क्यों लिया, राइट, और क्यों मैं ये सारे बड़े बैंक्स पे नहीं लिया, अपना पैसा उसमें क्यों नहीं डाला, और वो स्टॉक्स में मेरे पैसे क्यों है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम करेंगे, हर कंपनी का केस स्टडी लेके करेंगे और बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए आप रजिस्टर कर लेना, बिकॉज देखिए 1000 सीट्स है, लाइव सीट्स है 1000, ऑलरेडी 150 के आसपास, 150 के ऊपर ही हो गया होगा, आई थिंक 155 to 158 के आसपास तो ऑलरेडी हो ही गया रजिस्ट्रेशन, देखते देखते 1000 हो जाएगा। तो लास्ट में फिर क्या होता है ना, आप बोलोगे सर सीट नहीं मिल रहा है, फिर मुझे अपना वेबसाइट वाले से बात करना पड़ेगा, ये सब मत करो, जल्दी से जल्दी कर लो। 999 रुपीज का ये, एंड आई कैन लिटरली टेल यू दैट विल बी वन ऑफ द बेस्ट सेशंस ऑफ योर लाइफ। उसके बाद से आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर पाओगे, बिजनेसेस को ट्रैक कर पाओगे, और आपके लिए मतलब एक पोर्टफोलियो मैनेज करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच।